चलिए प्यारे बच्चे नमस्कार। एडवांस एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने भी यूपी पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसी की तैयारी लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैसेज पहुंचे हैं, अभी सभी क्लासेस रेगुलर आपकी चलनी है, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जीएस की है। हिंदी की क्लास अभी नहीं डल पाई थी, उसका रीजन है थोड़ा सा मैं बाहर था, कुछ बाहर के कोचिंग में है, वहां पर का भी मतलब सिलेबस रहता था वो कंप्लीट हो चुका। अब आपकी क्लासेस कंप्लीट मतलब रेगुलर आपकी चलती रहेंगी। पर थोड़ी सी उससे पहले कुछ जानकारी ले लीजिए, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स मैंने बाहर कोचिंग सेंटर में और अपने कोचिंग सेंटर में या फिर लाइब्रेरी वगैरह में फेस करी हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को और बच्चे फेस ना करें। जैसे कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको थोड़ी सी जानकारी लेने की बहुत जरूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं। हम लोगों को जैसे यूपी पुलिस का पेपर देना है, तो इस यूपी पुलिस के पेपर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, और जाकर के कोचिंग वगैरह में पहुंच जाते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। वो चीजें बहुत गलत हो जाती हैं, उससे थोड़ा सा रूबरू होते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है। एक तो देखिए, कोई भी एग्जाम है तो उसका ना एक आप सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना जरूर सीखें। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे वो पुराने बच्चे हों चाहे नए बच्चे हों। तो मोस्टली नए बच्चों के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से निकलें और कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिपेयर होकर के जाएं कोचिंग सेंटर के अंदर। जैसे और कुछ टीचर्स को भी ये काम करने चाहिए। कोई नया बच्चा आता है तो उसको आते के साथ कोचिंग के अंदर तो आने पर फिर डायरेक्ट उसको क्लास में ना बिठाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पुराने बच्चे के साथ में डिमोटिवेट भी होता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन रह जाती है। तो उसको थोड़ी सी बातें बताएं। जैसे अगर हम यूपी पुलिस के पेपर की बात करें, तो इसमें सभी बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए कि 150 तो क्वेश्चन होते हैं। मुझे उम्मीद है जितने बच्चे सब तैयारी कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी पता होगी कि 150 क्वेश्चन के अंदर 2 घंटे दिए जाते हैं, जिनको आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 120 मिनट भी दी जाती हैं। मतलब 150 क्वेश्चन और 120 मिनट दी जाती हैं। अब इनको मैं बता क्यों रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, सभी को पता होगी मोस्टली। अगर दो चार बच्चों को नहीं पता हो तो आज पता लग जाए, बहुत अच्छी बात है। पर थोड़ी सी बात जानते हैं क्या। देखो, अगर किसी भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप यूपी पुलिस के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो एग्जाम को देना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम की तैयारी कर करके एग्जाम में आप जाते कैसे देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अब कुछ बच्चों को क्या है कि मान के चलो कि अभी यूपी पुलिस का पेपर देना है, पर उन्होंने टारगेट ही कुछ और कर रखे हैं। टारगेट कहने का मतलब ये हुआ कि उनको यही नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे, इन 150 क्वेश्चनों को फेस कैसे करना है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर फेस कैसे करना है, समझिए। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। इन चारों सब्जेक्ट के बारे में जानिए। एक तो आपका मैथ आता है, एक आपकी रीजनिंग आती है, एक आपकी जीएस आती है, और एक आपकी हिंदी आती है। इन्हीं चारों के चारों सब्जेक्ट में से 150 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट दी जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब मैथ के अगर क्वेश्चन की पहले बात करें तो 18 से 20 होते हैं। फिक्स नहीं होते कि 18 होंगे, 19 होंगे, 20 होंगे, 21 होंगे, 22 होते, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। इसका मतलब रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में जी 55 से लगभग 57 क्वेश्चन होते हैं। ये बात आपको जानने की बहुत जरूरत है। जीएस के अंदर क्या होता है कि 35 में से लगभग 37 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के अगर हम बात करें तो उसमें भी 35 से लगभग 37 क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के आपके 150 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पेपर को आपको मतलब इन चीजों को मैं आपको बता क्यों रहा हूं पेपर में जाने से पहले या तैयारी करने से पहले। देखिए, अब आप जिस भी एग्जाम के लिए घर से निकले हैं तैयारी करने के लिए, उस एग्जाम की लास्ट मेरिट जरूर देखें। मतलब लास्ट मेरिट जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है उसकी लास्ट मेरिट देखें कि किसी की कितनी गई है, किसकी कितनी गई है। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी कितनी गई है। मान के चलिए, मैं ऐसी नॉर्मल ले लेता हूं कि पिछले एग्जाम में गर्ल्स की जो मेरिट है वो 95 गई, मतलब मैंने ऐसी मान लिया, और बॉयज की जो मेरिट है वो 105 गई, ये मान लीजिए। तो आप अगर उसके अगला वाला एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसमें 5 नंबर कम से कम ऐड करके तैयारी कीजिए। तो 100 क्वेश्चन की आपको तैयारी लेके चलनी है, और इसमें भी आप 5 नंबर ऐड कर लीजिए, लगभग आपको 110 क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इस पे सेफ नहीं हो। कभी आप कहने लगो कि 105 पर या 110 पर या 95 नंबर पर आप सेफ हो जाओ, सेफ नहीं हो। मैं तैयारी करने का छोटा सा तरीका ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को करना क्या है कि आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आप एक बार सिलेबस को देखिए। सिलेबस को देखने के बाद में उस पेपर के क्वेश्चंस देखे कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम देखे जी टाइम कितना आता है,
तो इससे आपको ये पता लग जाएगा मुझे पेपर में करना क्या है। फिर उसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात है, हर सब्जेक्ट का वेटेज देखिए, मैथ का वेटेज कितना है, रीजनिंग का कितना है, जीएस का कितना है, हिंदी का कितना है। जिस भी एग्जाम को आप फेस करना चाह रहे हैं तो उसका सारे का सारा सिलेबस एक बार एनालाइज करके कोचिंग के अंदर जाना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है आपको, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें कि रीजनिंग के जो 55 से 57 क्वेश्चन है और एक हिंदी के जो आपके 35 से 37 क्वेश्चन है, अगर हम इन दोनों ही सब्जेक्टों की बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट में लगभग 90 क्वेश्चन, सॉरी लगभग 90 क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि इनको हल्के में ले रहे हैं, ये हल्के में नहीं है भाई। सिलेक्शन का सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर माना जाए यूपी पुलिस के अंदर तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। इन दोनों को आपको एक तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है और क्वेश्चन कोशिश ये करनी है आपको जितने भी क्वेश्चंस आए लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अगर 90 क्वेश्चन में से आप 85 क्वेश्चन करके आ जाते हो और इन सब्जेक्टों के अंदर इतनी बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब है तो कहने में आसान है पर करने में आसान नहीं है, पर करेंगे आसान कैसे उसको भी आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे 85 क्वेश्चन अगर आप इसमें कर लेते हो तो मैथ के कम से कम 20 में से 10 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। जैसे संख्या पद्धति आपका हो गया, एलसीएम एससीएफ होगा, दशमलव प्रणाली, बोर्डो मास, कुछ इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनमें से आते हैं कि नॉर्मली आप कवर कर सकते हो। मतलब इंटर क्लास तक के भी सिलेबस में से लगभग इतने क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो अगर मैं देखूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी और कम से कम पढ़ने वाला भी बच्चा अगर एवरेज देखा जाए तो 18 में से 12-15 क्वेश्चन के करीब में मैथ में कर लेता है। अगर मैं इन 85 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन ये वाले ऐड कर लूं, ठीक है, मैं ये चीजें बता के रहा हूं कि बेटा आपको ना ये 4, 3, 6, 5 महीने जो भी मिले हैं इन समय में आपको टाइम खराब नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश आपको ये करनी है कि आप ना इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपने आप को तैयार करो, एक अच्छी तैयारी लेकर के पेपर में जाइए। सिलेक्शन होना ना होना, सफलता मिलना ना मिलना बाद की बात है। आपको बाद में ये ना लगे कि मेरी तरफ से तैयारी करने में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। थोड़ी सी बात को और जानते हैं, देखिए फिर जीएस की अगर हम बात करें अब जीएस में होता क्या कि बच्चे कहीं भी कुछ भी कैसे भी पढ़ना शुरू कर देते, आपको ये गलती नहीं करनी है। हाल ही में होने वाले सभी एग्जामों को एक बार एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर का यूपी पुलिस का एग्जाम एक बार एनालाइज कीजिए, फिर आप ये देखिए एग्जाम पैटर्न चल क्या रहा है। जैसे अगर हम बात करें इसकी जीएस की, तो जीएस में एक तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, एक स्टैटिक जीके पढ़िए, एक पॉलिटी पढ़िए और एक ज्योग्राफी पढ़िए। इनको ज्यादा से ज्यादा कवर कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर 35 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं तो लगभग 20 क्वेश्चन प्लस आपके यहां से आ रहे हैं इन 4 सेगमेंट्स में से। अगर आपने यहां से 35 में से 20 भी लगभग कवर कर लिए तो आप समझ रहे हो कितना वेट, मतलब कितने आपके नंबर बैठ रहे होंगे। देखिए भी अगर आपने कवर कर लिए तो मान के चलो कि लगभग 85, 12 और 20 आपके 117 क्वेश्चन हो गए। मतलब अगर 117 क्वेश्चन आप यूपी पुलिस में 3 से 4 महीने की तैयारी में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उनको मतलब सोल्व भी कर पा रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो, है ना, कहीं ना कहीं सेफ हो। पर बच्चा करता क्या है कि 3 से 4 महीने की तैयारी में वो अपने आप को, अगर उसको 5 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं, अगर ये 5 घंटे उसको सेल्फ स्टडी के मिले तो वो इस समय में करता क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय मैथ में देता है, क्योंकि उसकी मैथ वीक रही है तो वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा कर लिया जाए। करिए, देखो सभी सब्जेक्ट करने अपने आप में बहुत जरूरी है, परंतु आपको स्टडी की लाइन में जाकर के और कंपटीशन लाइन में जाकर के आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा आपको समय किस सब्जेक्ट के अंदर देना है और कितना समय देना है और वेटेज किसका ज्यादा है। अब यही अगर पैटर्न की बात मैं अलग किसी एग्जाम की करूं तो मैं कहने लगूं भाई एसएससी का आपको एग्जाम देना है तो आपको हिंदी में समय नहीं देना है, सीधी सी बात है। आप फिर वहां पे इंग्लिश में और मैथ में सबसे ज्यादा दीजिए क्योंकि वेटेज उनका ज्यादा है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेंगी कि किस पेपर के लिए कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है और कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा है, और क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी भी किसके ज्यादा है, समय भी उसको ज्यादा दीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है, फिर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, हर पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं। अगर मैं बात बताऊं तो रीजनिंग और हिंदी इस यूपी पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कीजिए। देखिए कोचिंग जाकर के दिन रात पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूं, कोचिंग जाकर के ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन तो होता है, परंतु ज्यादा पढ़ कैसा रहे हो
उससे सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये तो हमारी बात होगी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले कि सिलेबस आपका क्या है, उसको आप रीड करके एक बार जाइए। टाइम कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, लास्ट वाली मेरिट हमारी कितनी रही है, आगे मेरिट कितनी हो सकती है, उसको एक बार एनालाइज कर करके आप कोचिंग में जाइए। बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़िए आप, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अगर हम बात करें जैसे हिंदी की, कि भाई हिंदी कैसे पढ़नी है, सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं स्पेशल हिंदी पढ़ाता हूं और जीएस वगैरह पढ़ाता हूं। तो हिंदी जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर हिंदी की क्लासेस लेके आइए, तो हिंदी की क्लासेस आज से आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। बट मैं सीधी सी मतलब ना तो क्वेश्चन पे आता हूँ, बहुत से यूट्यूब पे या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं ये नहीं कहता कि सबसे, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि कहीं पर भी मंजिल का मजा नहीं है, असली मजा सफर का है। और जिसने सफर के बारे में नहीं जाना उसको मंजिल का भी क्या मजा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई यूपी पुलिस का पेपर आप देना तो चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। किसी भी सिलेबस को आप कंप्लीट करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु बेटा उस सिलेबस के बारे में जानो तो सही, सिलेबस है क्या। तो देखिए अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस के लिए, हमारे पास में ये हिंदी का एक सिलेबस है जो आपके लिए मतलब एक बार देख लो कंप्लीट, जिस बच्चे को उतारना हो उतार भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब छोटी सी एक बात करते हैं, देखिए जो बच्चा जीडी का पेपर देना चाहता है वो जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। जो बच्चा यूपी पुलिस का पेपर देना चाहता है, सॉरी, अरे क्या हो गया भाई, ये भी नाराज हो रहा है क्या। देखिए जो बच्चा यूपी पुलिस का पेपर देना चाहता है, जो बच्चा एसआई का पेपर देना चाहता है, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो आरओ, एआरओ, लेखपाल, बीडीओ इनके एग्जाम देना चाहता है, बहुत अच्छा एग्जाम है यूपी पुलिस में, सॉरी यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, यूपी स्टेट की अगर मैं बात करने लगूं तो बहुत अच्छा एग्जाम है, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए भी। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास में अगर कोई हो जाता है, देखिए सिलेबस उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि जिस बच्चे को ये पता लग गया ना मुझे उस जगह पर जाना है और उसने रास्ते को एक बार अच्छे तरीके से मैप कर रखा है, तो उसे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जिस बच्चे को यही नहीं पता भाई सिलेबस में आता क्या है, कोचिंग गए, बैठ बैठ गए, पढ़ने लग गए, 8 चैप्टर आपके सर ने कंप्लीट करा दिए, 9वें चैप्टर पे पहुंचे, पता लगी पहला दूसरा चैप्टर गोल, 11वें 12वें पहुंचे, पता दूसरा तीसरा चैप्टर गोल, सिलेबस का पता नहीं लग रहा भाई रिवीजन कैसे करें, सिलेबस को किस तरीके से मतलब अपने कंट्रोल में करें, बस बस पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक तरीके का ये है कि रट्टाफिकेशन वाला मैटर चल रहा है, घर गए, कोचिंग गए, फिर घर गए, वही सीन चल रहा है। तो वो गलती नहीं करनी है, आप थोड़ी सी बात को समझिए। अगर मैं यूपी पुलिस के बारे में बात करूं तो देखो 37 क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटे, लगभग। इन 37 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, क्लास बाद में लेना, कोई भी पढ़ा रहा हो छोड़ दो क्लास व्लास, कोई फायदा नहीं है उस क्लास का जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं लग जाए। देखिए अगर मैं 37 क्वेश्चन की बात करूं तो आप इस हिंदी को 3 पोर्शन में देख सकते हैं। आज तक ये बातें कोई बताते नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको, इसको 3 भागों में देख सकते हो आप हिंदी को। यूपी पुलिस के अगर सिलेबस के अनुसार देखो तो 3 भागों में देख सकते हो किस तरीके से। पहले वाले पोर्शन को हम कहते हैं जी ग्रामर वाला पोर्शन, दूसरे वाले पोर्शन को आप वोकेब या लर्निंग पोर्शन भी कह सकते हो, तीसरे वाला जो हमारा भाग है इसके अंदर उसको हम साहित्य का भाग कहते हैं जी, हिंदी साहित्य का। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, इसको आपको बहुत प्यार से समझना, अगर ये नहीं समझोगे तो जो बच्चा ये कहता जी 37 में से मेरे 25 ही रह गए, भैया रहेंगे आपके नहीं सभी के रहेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने आप ही की तरह तैयारी करी है और आपको पढ़ाया ही ऐसे गया है। थोड़ी सी बात समझिए, अगर हम इस हिंदी को 3 भागों में बांटते हैं तो लगभग ग्रामर में से 14 से लेकर के 17 क्वेश्चन बनते हैं जी। अब ये ग्रामर होती क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए जैसे वर्णमाला का भाग, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, कारक, समास, लिंग, वचन, कारक चिन्ह, परसग, विभक्ति, ये सारी चीजें, अव्यय, विकारी, ये जितने भी चैप्टर आप लोग देख रहे हैं ये सारे आपके ग्रामर के भाग होते हैं, जो आप 9वीं 10वीं में भी देखते हैं, 11वीं में भी देखते हैं, ये सब ग्रामर के भाग होते हैं मेरे भाई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी, देखिए ये जो आपके 14 15 16 17 क्वेश्चन आते हैं, ये बेटा तुम्हारे ही नहीं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा सबके मतलब अच्छे ही क्वेश्चन आएंगे। रीजन, संज्ञा सबको पढ़ाई गई है, बच्चा पढ़ता भी है जी। अगर 6 महीने तक कोचिंग कर ली तो बच्चा 6 महीने तक कोचिंग कर करके पढ़ेगा ग्रामर को। अगर किसी को उपसर्ग पढ़ाया गया वो तुम्हारा ही ठीक नहीं होगा बेटे, सबका होगा ऑलमोस्ट ज्यादातर। अगर प्रत्यय तुम्हारा ठीक हो रहा तो सभी का होगा, मतलब ये जितने भी चैप्टर हैं वो तुम ही नहीं पढ़ रहे इन 4 महीनों में 6 महीनों में, वो सब पढ़ रहे हैं।
पढ़ कौन नहीं रहा बच्चा जहां पे नंबर कट रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूं 37 में से 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं बेटा, ग्रामर तो सब पढ़ रहे हैं और सब पढ़ा रहे हैं, सब उस पर ध्यान भी दे रहे हैं, ठीक है जी, सब उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, टेस्ट में मॉक में नंबर भी उसी पे ला रहे हैं। बस दिक्कत क्या है, बच्चों के ऊपर काम नहीं करा जा रहा, बच्चे अपने ऊपर काम नहीं करते। तो बेटा उस चीज के लिए मैं इस क्लास को लेके आया हूं। पढ़ना पढ़ाना तो डेली है, और हमारा पढ़ना और आपका पढ़ाना, या हमारा हमारा पढ़ना आपका पढ़ाना, ये किसी काम का नहीं है। ये तो जब काम का, जब बेटा किसी चीज को बिल्कुल तरीके बदले करके चलो। कैसे, समझिए, अगर ये 25 क्वेश्चन आपके ठीक है तो ये आप ही के ठीक नहीं है। अगर कंपटीशन की लाइन में यूपी पुलिस का पेपर इस टाइम पे 1 लाख बच्चे देंगे, तो मान के चलो 90,000 बच्चों के ये वाले क्वेश्चन ठीक होंगे। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, करोगे तो पता लगेगा बेटा। जब आप एग्जाम दे करके आओगे और दूसरे बच्चे से पूछोगे तेरे कौन से ठीक हुए, मेरे कौन से गलत हुए, तो आपको एनालाइज हो जाएगा बेटा इन वाले पोर्शन में, यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन में ज्यादा किसी के गलत होते ही नहीं है। क्योंकि 4 महीने 3 महीने की कोचिंग में सभी को ये चीज पढ़ाई जाती है और सभी ये चीज पढ़ते हैं। अब बात आती है काहे की, ये जो वोकेब या लर्निंग वाला जो पोर्शन है, जिसको आप क्या कहते हैं जी, इसमें लिख रहा होगा ये रे जी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये जितने भी इस तरीके के बोलियां, उपबोलियां, पुस्तक, ये सारी चीजें हैं। ये सारे जो लर्निंग वाले पोर्शन है मेरे भाई, इनमें भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये अब क्वेश्चन तो यहां कट रहे हैं। दिक्कत क्या है, आप किसी कोचिंग में गए, हाँ जी 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, यही कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल कहा जाता है, जब हम तैयारी करते थे हमसे भी यही कहा जाता था, बहुत अच्छी बात है। परंतु बेटा ये ग्रामर तो तैयार करा दोगे, ये वाला पोर्शन कौन करेगा जहां से 4 5 6 नंबर आ रहे हैं। जो मैरिड में यहाँ के बच्चों और यहाँ के बच्चों को जो फर्क है, वो ये वाले पोर्शन है ना। किसी बच्चे के मेरिट में 110 क्वेश्चन, आपके रह गए 95, वो बेटा ये फर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा, ये फर्क कर रहे हैं। दूसरा साहित्य में आ जाइए जी, जिनको हम कह देते हैं जी रचनाएं, कवि, पुस्तक, पुरस्कार, ये जितने भी सारी चीजें हैं आपकी जो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, रचनाएं, ये सारी चीजें जितने भी हैं, इन चीजों में क्या है, यहां से भी जी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कवि को कौन याद करे, याद तो किसी और को करने में लगे हो। दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है। और 4 महीने आपने, 5 महीने आपने यहाँ पे गोल कर दिए, क्योंकि इस कोचिंग आपकी खत्म, और कह दिया बेटा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जाकर के मॉक लगाइए, टेस्ट लगाइए। अब दिक्कत यहाँ पे आ गई जी, मॉक टेस्ट में तो जी यही लग रहे हैं, ये तो लग नहीं रहे। अब बच्चा इन्हें कहाँ से रटे, कहाँ से याद करे, कहाँ से समझे। और बाद में लास्ट में ये कह जाए साहित्य में तो ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, याद करी जाती हैं। नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। यूपीएससी पीसीएस की जब तैयारी करते हैं ना, तो साहित्य साहित्य आपको 8 महीने चलता है, 3.5 घंटे की क्लासें होती हैं उसके अंदर। मैंने यूपीएससी का मेंस में देखा है, मैंने कोचिंग करी है, मैंने कराई है, और मेरा साहित्य मतलब हिंदी ऑप्शनल रहा भी है। मैं आपको बताऊं तो मैं बताता हूं ना आपको, देखिए अगर हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, 5-10 नंबर का अगर गैप आ रहा है, तो बेटा ये वाले चीजें हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पढ़ रहे आप। जो बच्चा इन्हें पढ़ रहा है, नहीं तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो ना, जिसके 37 में से लगभग 34-35 क्वेश्चन रहे हो, उससे पूछ लेना बेटा सबसे लास्ट टाइम में, पेपर टाइम में तूने काम किस चीज पे किया था, तब बताएगा वो कि मैंने बोके पर साहित्य पे काम करा था। ये तो मेरे कोचिंग को ज्वाइन करने के 3 महीने में खत्म हो गया था मेरे भाई, और खत्म ही हो जाता है वो, उसके अंदर कुछ नहीं है। और ये तो सच में ही कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये 1 महीने का 25 दिन का आपका सिलेबस है। एक बार कर लिया, मैं कह रहा हूं भूलोगे भी नहीं। रिवीजन भी लग जाता है मेरे भाई इसमें, 3-3 दिन में आप पूरे ग्रामर का रिवीजन मार दोगे, एक बार अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया। भाई पढ़ने वाली चीज तो ये है, वो के पढ़िए, साहित्य पढ़िए, वो के पढ़िए, साहित्य पढ़िए, पढ़ने की चीज तो ये है। पढ़ना कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको कि इन्हीं समय के अंदर इसको पढ़ना कैसे है। फिलहाल इन चीजों को समझ लीजिए मेरे भाई, समझ आई बात। तो सिलेक्शन की दिक्कत जो आती है इन चीजों पे आती है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हो, जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं उन्हीं चीजों से हम चीजों को खो देते हैं। ये चाहे आपके सिलेक्शन के लिए हो या अपने रिलेशन लाइफ के अंदर हो। थोड़ी सी बातें और देखिए, थोड़ी सी काम की बातें करते हैं। अब बात आती है जी, आपने सर बोल तो दिया कि हिंदी को 3 भागों में बांट दो, बिल्कुल बांट दो। मैं बताता हूं कैसे बांटना है। देखो, अगर मैं कहने लगूं कि 15 से 16-17 क्वेश्चन जितने भी आपके हैं ये ग्रामर वाले पोर्शन में आ गए, मतलब वर्णमाला से लेकर के संधि, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपके समास, अलंकार, छंद, रस, इसमें आ गए, तो आगे क्या करना है। ये तो आपके सभी के ठीक हो गए।
दोबारा आइए, दूसरे वाले काम पे आइए। एक हमारे पास हो गया साहित्य वाला काम, जिसमें आपके 4 से 5 पुस्तक, कवि, रचनाएं, ये सारी चीजें यहां से आती हैं भाई, इनको भी आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, एक हो गया आपके पास में वोकेब वाला काम। ठीक है जी, वोकेब वाले काम के साथ साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है जी, गद्यांश का। ये आपका 4 से 5 नंबर का ये आता है, और आपके 4 से 5 नंबर की ये आती है, तब जाकर के बेटा टोटल के नंबर बैठते हैं आपके 37। आपको क्या लगता है ग्रामर पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना होगा। पढ़ना कैसे, सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं, मान के चलो आपके किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी कोचिंग के अंदर हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई, और हिंदी की क्लास स्टार्ट होने पर यहां पर वर्णमाला का पहला टॉपिक चलाया गया। बहुत बढ़िया, पहले टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़िए। उसमें समझिए क्या हिंदी होती क्या है, वर्णमाला होती क्या है, कैसे पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ना कैसे चाहिए, सारी चीजें टीचर्स आपको बताएंगे। सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। आगे देखिए, जैसे ही आप दूसरे टॉपिक पर आ जाओ, संधि पढ़ाएं टीचर्स, कुछ भी पढ़ाएं, मतलब मैं तो बता रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, इसको पढ़िए। पर जैसे आप दूसरे टॉपिक पर आ जाएं, टीचर्स कराएं ना कराएं, बहुत अच्छी बात है, आपको क्या करना है, आप वोकेब वाले पार्ट पे पहुंचिए, और विलोम शब्द, ठीक है जी, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है, ऐसे जो आपकी वोकेब्स होंगी उनको लेकर के चलना शुरू कीजिए। आपको पढ़ना कैसे, सुनिए, आप पर डे 50 पढ़िए। अगर 30 दिन आप अगर ऐसे पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक महीने में 1500 वोकेब पढ़ ली। ठीक है जी, जैसे ही आपने 1500 वोकेब पढ़ ली, तो ये 1500 वोकेब आपको विलोम विलोम नहीं पढ़नी। मान लो 500 तो विलोम पढ़िए, 500 पर्यायवाची पढ़िए, 500 एकार्थी अनेकार्थी पढ़िए, 500 ऐसे कुछ और पढ़िए, 500 ये पढ़िए। ठीक है जी, और मैं एक बात और बताता हूं पुराने बच्चों के लिए, बेटा सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, समास के अंदर एक चीज होती है तत्पुरुष समास, जिसको आप समास विग्रह के अंदर देखते हैं, यानी कि किसी शब्द को खोलकर लिख देना। बेटा उन वोकैब को आप सबसे ज्यादा पढ़ो, आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी ना। और मैं बताता हूं, ये आपको बेटा हिंदी में ही काम नहीं आएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। क्या, जब आपकी वोकैब बहुत अच्छी आ जाएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथ और रीजनिंग में भी आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, बट कोई ना कोई एक आधा मेरे बच्चे ऐसा शब्द उसके अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन होने वाला था पर हुआ नहीं, क्योंकि उस हिंदी का शब्द समझ में, अर्थ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे भाई साहब, वोकैब नहीं तैयार कर रखी है आपने, कीजिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के रिजल्ट में फर्क बताता हूं मेरे भाई। इंग्लिश मीडियम के बच्चे की वोकैब बहुत माशाल्लाह होती है, हिंदी मीडियम के बच्चे की कोई वोकैब ही नहीं होती भाई। वो तो पली उस माहौल में रहा ना मेरा भाई, उसको वोकैब का मतलब ही नहीं पता। इंग्लिश वाला बच्चा जो पैराग्राफ को पढ़ता है, एक एक शब्द का अर्थ बना देता है। दिक्कत यह हिंदी वाले को तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाई मैं ये कहूंगा, इन चीजों के साथ साथ में इस पे बहुत ध्यान दो, मैं मना नहीं कर रहा, इस पे ध्यान दो, पर मेरे भाई इन पर बहुत जरूर ध्यान दो। वोकेप आपकी स्टडी में ही नहीं, सब्जी में बहुत काम आएगी। हिंदी में ही नहीं, रीजनिंग, मैथ, जीएस, किसी भी सब्जेक्ट में जो लाइन आपको समझ नहीं आती है, खेल वोकेब का है भाई, ये पढ़ना है। तो मैं तो छोटी सी बात एक ही कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके ऊपर आपके परिवार की, बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हुई होती है। जिस कोचिंग सेंटर में आप जुड़े हुए होते हो, आपके जितने भी गुरु लोग होते हैं वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनका भी नाम रोशन करते हो। और सबसे बड़ी बात, आपकी पूरी लाइफ आपके सक्सेस पर डिपेंड करती है ना। तो ऐसे मत पढ़ो, कोचिंग में गए, फीस जमा कर दी, बैग उठा करके डेली जा रहे हो आ रहे हो, आपको पता नहीं है ना मेरे भाई कैसे चलना है। सोचो, मैं आपसे एक बात बोलने लगूं कि भाई आपको यहां से उत्तराखंड जाना है, और कोई बच्चा ऐसा उसने उत्तराखंड का पूरा मैप बना लिया निकलने से पहले कि नहीं जी मुझे मेरठ जाना है, मेरठ से फिर वहां जाना है, हरिद्वार जाना है, फिर उत्तराखंड जाना है। कोई बच्चा नहीं जी यहाँ से तो हापुड़ से पहले क्या करना है, दिल्ली जाना है, फिर गाजियाबाद जाऊंगा, फिर मैं मोदी नगर पहुंचूंगा, फिर मेरठ पहुंचूंगा, फिर मुजफ्फरनगर पहुंचूंगा, फिर हरिद्वार पहुंचूंगा, फिर उत्तराखंड पहुंचूंगा। सोच रहे हो? जो ऐसे सोचा वो 2-10 घंटे में पहुंचा, जिसने मैप बना करके पूरी स्ट्रेटेजी बना करके घर से निकला वो 4 घंटे में पहुंच गया। तो समझ रहे हो भाई सिलेक्शन किसका होगा? बात उत्तराखंड घुमाने की नहीं कर रहा मैं, बात जो कर रहा हूं ना मैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए कर रहा हूं।
देखो, तैयारी कीजिए, एक स्टडी मतलब एक पूरा प्लान लेकर के अपने साथ में चलिए कि मुझे कब, क्या, कैसे, कितना करना है। दिन-रात मत पढ़िए, 4 घंटे, 5 घंटे सेल्फ स्टडी करिए कोचिंग के टाइम को हटा करके। पर उस अपने टाइम को बाँट लो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कहाँ-कहाँ करना है। और सबसे बड़ी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन आपके हो रहे, वो बेटा सबके हो रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे, तो इसका मतलब औरों के भी नहीं हो रहे होंगे। तो उन क्वेश्चनों पे भी काम करना है, यानी कि उस पार्ट पे भी काम करना है जो आपको टफ लग रहा है। आपको लग रहा है, इसका मतलब सबको लग रहा होगा। तो सिलेक्शन उन बच्चों का होगा जो ऐसी चीज़ों पे देता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सुनिए। ये तो बात होगी हमारी हिंदी के लिए, हिंदी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 25 दिन में, 30 दिन में, डेढ़ महीने में आपकी ऑलमोस्ट सारी हिंदी खत्म हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और एक बार पढ़ा दी तो समझ लो सब कुछ हो गया। यूपी पुलिस ही नहीं, सबका कवर करा दूंगा। सुनिए 1 मिनट बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैथ है, किसी एग्जाम के अंदर सोचो 30 नंबर की मैथ आ रही है। हालांकि ऐसे आते नहीं है, फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 30 नंबर की मैथ आ रही है, उसमें 2 पोर्शन आते हैं, एक तो आपका एडवांस, एक आपका अर्थमेटिक। ठीक है जी, 2 आते हैं। मान के चलो भाई इसके अंदर 12 क्वेश्चन तो एडवांस के आते हैं और 18 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं। ठीक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लगभग 90% से भी ज्यादा बच्चा, लगभग 90% से भी ज्यादा बच्चा अर्थमेटिक को करके आएगा? तो कंपटीशन अर्थमेटिक में थोड़ी ना है भाई, इस चीज को समझो ना। मतलब कंपटीशन है कहां, सिलेक्शन है कहां इन दोनों में से? सिलेक्शन है मेरे भाई फिर इसके अंदर, सिलेक्शन इसके अंदर है। और इसकी वैल्यू बताऊं किसको पता है बेटा? इसकी वैल्यू उसको पता है जो 0.5 नंबर से पेपर से बाहर रहा है। इसकी वैल्यू उसको पता जो 1 नंबर से बाहर रहा है। उसकी वैल्यू उसको पता जो 2 नंबर से बाहर रहा है। इसकी वैल्यू बताऊं किसको नहीं पता? जो पहले ही 15 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से पेपर से बाहर रहा है। उसे क्या पता मैं अर्थमेटिक में बाहर हुआ हूं भाई, एडवांस में बाहर हुआ हूं? सोच रहे हो? मैं यही बात बताना चाह रहा हूं। हर सब्जेक्ट की एक क्वालिटी होती है, उसका 70% हिस्सा इजी होता है जो सब बच्चे करते हैं। तो वहां कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कहां है? उस 30% के भाग पे कंपटीशन है मेरे भाई, लगभग, जिसको सिर्फ कोचिंग करने वाला 10% बच्चा पढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता के जा रहा हूं। जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया, आप 4 महीने बाद पेपर में बैठिए, अगर क्रैक ना हो तो बोलना। ठीक है जी। और क्रैक ना हो ना तो मुझसे आके मिलना। मिलने की भी जगह मैं बता देता हूँ, हापुड़ के अंदर तहसील चौपल्ले पर सूर्य विहार के अंदर एडवांस एकेडमी है। वहीं पर मैं रहता हूँ। लाइव ऑफलाइन सारी क्लासेस हमारी टीम पढ़ा रही है आज की डेट में। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जहां पर बच्चे मतलब पेपर से पहले रह जाते हैं। आप बिलीव करिए, बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोग पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। अब कंपटीशन पहले जैसा नहीं रहा है, सारे सब्जेक्ट अच्छे कीजिए, बट इस बात को ध्यान रख करके कीजिए कि किस पेपर के अंदर किसका वेटेज ज्यादा है, और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, हम लोग दुआ तो यही करते हैं कि आप लोगों को सफलता जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज बहुत समझ में आई होंगी, और आपकी नेक्स्ट से मतलब नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के लिए हिंदी की सबकी क्लासेस आ जाएंगी, जो भी आपके चैप्टर वाइज होंगी। और उसके साथ साथ में मैं लाइव क्लासेस भी चलाऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी आपकी, और क्वेश्चन की भी जो आपकी पीडीएफ्स वगैरह हैं, वो भी कराएंगे। जैसे हमने एक टॉपिक कोई कर लिया तो लगभग उसके 60 से 70 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी आपको कराऊंगा, जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर के बहुत हीरो तक के क्वेश्चन होंगे। आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल होता क्या है। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर तो आप लोगों को बहुत प्रेम मिल रहा है, ऑनलाइन में भी मतलब बहुत से बच्चों का प्रेम बहुत मिल रहा है। थोड़ा सा बस प्रेम बनाए रखें, और हमें आपका सहयोग चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।